आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 हमारा कौन सा है? चैप्टर 5 है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज के अंदर हम बताते हैं कि 19th सेंचुरी से पहले, मतलब 19वीं शताब्दी से पहले, 19वीं शताब्दी से पहले क्या थे? कुछ एलिमेंट ही नॉन थे, मतलब सम एलिमेंट आर नॉन। सम एलिमेंट आर नॉन, ठीक है। तो जो मतलब कुछ एलिमेंट नॉन थे, तो उनकी स्टडी हम क्या कर सकते थे? इजीली कर सकते थे। उनकी स्टडी क्या थी? इजीली, मतलब उनको हम इजीली क्लासिफाइड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बीतता गया, टाइम वैसे वैसे क्या हो गए, और एलिमेंट क्या होते गए? डिस्कवर होते गए। और जैसे जैसे और एलिमेंट डिस्कवर होते गए, वैसे वैसे क्या हुआ, जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट की, जो क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट की, वो क्या होती गई? वो डिफिकल्ट होती गई, डिफिकल्ट होती गई। तो जो साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना हम एलिमेंट को क्लासिफाई करना शुरू करें। तो जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था? एंटोनी लेवोजियर्स। एंटोनी लेवोजियर्स, एंटोनी लेवोजियर्स। जो फर्स्ट जिसने क्लासिफाई किया वो क्या, कौन थे? एंटोनी लेवोजियर्स। और इसे बोलते क्या? इसे बोलते हैं लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन, लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा, कई एक जीके का क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। कई बार वो पूछते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो जो फर्स्ट, यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ है फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? वो कौन होते हैं? एंटोनी लेवोजियर्स, ठीक है। अब देखो, जो लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन है, उसमें उसने बताया कि हमारे पास जो एलिमेंट नोन है, हमारे पास जो मतलब उसके टाइम पे जो एलिमेंट नोन थे, उसने उनको क्लासिफाई किया किसके बेस पे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उनकी हार्डनेस और लस्टर, मतलब उन्होंने उसकी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासिफिकेशन शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जो एलिमेंट नोन है, उनमें कुछ तो क्या है? मेटल है, और कुछ क्या है? नॉन मेटल है। कुछ क्या है? नॉन मेटल है। तो उन्होंने बताया कि कुछ तो क्या है? मेटल है, कुछ क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन देखो, जैसे जैसे किस चीज की डिस्कवरी हुई, अदर एलिमेंट जैसे मेटलॉइड्स की हुई, जैसे जैसे मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई, वैसे वैसे जो लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया? फेल हो गया। जो लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन था, जो लेवोजियर्स, जैसे जैसे तो क्या हुआ, मेटलॉइड्स की डिस्कवरी, वैसे तो क्या हो गया, लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन था वो क्या हो गया? फेल हो गया। मतलब यदि वो पूछे कि व्हाट इज लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन, तो लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन क्या था? लेवोजियर्स टेल्स दैट सम एलिमेंट आर मेटल एंड सम एलिमेंट आर नॉन मेटल, ठीक है। अब वो पूछे इसके फेलियर का क्या रीजन था, तो क्या था? डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड्स। मतलब जैसे ही मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई, वैसे ही क्या हो गया, ये क्लासिफिकेशन फेल हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो हम कौन सा पढ़ते हैं? एंटोनी लेवोजियर्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड क्लासिफिकेशन। वो वाली बात है, जैसे जो कुछ चलता रहता है पैटर्न में, वह उसी हिसाब से क्या होता है, उसके पीछे लग जाता है। अब साइंटिस्टों के दिमाग में हो गई कि हम इनको और कुछ क्लासिफाई करें अलग से, ठीक है। तो 1829 में, 1829 में एक और साइंटिस्ट आए। क्या नाम था उनका? डोवर्नियर। क्या नाम था उनका? डोवर्नियर, डोवर्नियर, ठीक है। इन्होंने बताया, डोवर्नियर, इनको क्या बोलते हैं? डोवर्नियर। इन्होंने जो बताया डोवर्नियर ट्रेड्स, डोवर्नियर ट्रेड्स, ठीक है। अब देखो, ट्रेड्स मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ
3 एलिमेंट, मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप। ठीक है, उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप उन्होंने बताया। जैसे देखो, उन्होंने जो फर्स्ट लिया 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट, उसने उन्होंने लिया लिथियम। जो फर्स्ट ट्रेड बनाया वो बनाया उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटासियम का। ठीक है, अब उन्होंने क्या लिया, इनका एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास लिया। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7। ठीक है, सोडियम का कितना होता है 23। ठीक है, और पोटासियम का कितना होता है 39। उन्होंने बताया कि एंड पॉइंट वाले एलिमेंट का, एंड पॉइंट वाले एलिमेंट का क्या, एंड पॉइंट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज, एटॉमिक मास का क्या होगा एवरेज, एवरेज बीच वाले एलिमेंट के, मिड पॉइंट वाले एलिमेंट के, मिड पॉइंट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के क्या पाएगा, इक्वल पाएगा। क्या पाएगा, इक्वल पाएगा। जैसे देखो हम निकाल के बताता हूँ। जैसे देखो इनका क्या हुआ, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे हम, तो क्या होगा 7 + 39। ठीक है, अपॉन में 2 क्या हो गया 46, अपॉन में 2 क्या हो गया 23। ठीक है, अब देखो जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई, जो डेफिनेशन हुई वो हुई द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एंड पॉइंट एलिमेंट इज always equal to the atomic mass of midpoint element, ठीक है। अब देखो जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में उन्होंने क्या बनाए, उन्होंने 3 ट्रेड ही बनाए। ठीक है, 10th क्लास में क्या पढ़ते हैं 3 ट्रेड, लेकिन उन्होंने बनाए कितने थे 5 ट्रेड। कितने बनाए थे उन्होंने 5 ट्रेड। ठीक है, तो पहला ट्रेड तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, यदि वो दूसरा वाला पूछे तो दूसरा वाला कौन सा था, सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड जो था वो बनाया था उन्होंने क्लोरीन, और इसमें सेकंड एलिमेंट था ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब देखो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35, ब्रोमीन का कितना होता है 80 और आयोडीन का 127। ठीक है, ये क्या है इनके एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम देखो इन दोनों का एवरेज 35 प्लस में 127 अपॉन में 2 कितना होगा 35 कितना होगा 2 अपॉन में 2 क्या हो गया 81। ठीक है, अब देखो एक बार डेफिनेशन की तरफ देखो। डेफिनेशन हम एक वर्ड यहाँ पे यूज करना भूल गए। उन्होंने बताया था कि द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एंड पॉइंट एलिमेंट इज, ऑलवेज की जगह हम क्या यूज करेंगे, सॉरी ऑलवेज गलती से लिखा, क्या यूज करेंगे अप्रोक्स इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिड पॉइंट एलिमेंट, मतलब लगभग उसके आसपास आएगा। ठीक है, अब देखो हम थर्ड ट्रेड लेते हैं। इसका थर्ड ट्रेड कौन सा था, थर्ड ट्रेड उन्होंने बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, ये इनका एटॉमिक मास कितना कितना होता है, देखो कितना होता है इसका 40, इसका कितना होता है 88, इसका कितना होता है 137। अब इन दोनों का एवरेज 40 प्लस में 137 अपॉन में 2 कितना हो गया 177 अपॉन में 2 कितना हो गया 88.5, क्या आ गया 88.5। ठीक है, तो ये उन्होंने क्या बनाया 3 ट्रेड बनाए थे। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एक कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का, एक लिथियम सोडियम पोटासियम का। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई उनकी डेफिनेशन कि उन्होंने क्या था। अब पूछते हैं कि उनके फेलियर का क्या रीजन था। फेलियर का क्या था, क्योंकि देख फेलियर का क्या रीजन था, उन्होंने कितने एलिमेंट बनाए, उन्होंने कितने ट्रेड बनाए, ओनली 3 ट्रेड्स। कितने ट्रेड बनाए थे उन्होंने, ओनली 3 ट्रेड्स। ठीक है, 3 ट्रेड्स ही बनाए थे। 3 ट्रेड्स बनाए थे, तो मतलब कितने एलिमेंट इन कर पाए वो 9 एलिमेंट। कितने एलिमेंट ही कर पाए वो 9 एलिमेंट ही, मतलब 9 एलिमेंट ही लगा पाए वो। बाकी उस टाइम पे एलिमेंट क्या थे,
और ज़्यादा थी डिस्कवर, लगभग फिर 20 या 20, हाँ लगभग क्या कहते हैं 63 एलिमेंट नोन थे उस टाइम पे। कितने एलिमेंट नोन थे? 63 एलिमेंट नोन थे उस टाइम पे, ठीक है। तो देखो इसके फेलियर का ये रीजन हुआ, क्या बताओ इसके फेलियर का? सम एलिमेंट आर अरेंज, सम एलिमेंट आर अरेंज, मतलब क्या वो कुछ ही एलिमेंट अरेंज कर पाए, ठीक है। क्योंकि देखो 3 ट्रेड, और यदि हम हायर क्लास में पढ़ते हैं तो कितने होते हैं? 5 ट्रेड, 5 ट्रेड के हिसाब से कितने एलिमेंट अरेंज कर पाए? ओनली 15 एलिमेंट अरेंज कर पाए, ठीक है। तो उस टाइम पे एलिमेंट कितने नोन थे? 63। वो एलिमेंट कितने अरेंज पाए? कुछ एलिमेंट अरेंज कर पाए, ठीक है। तो ये कहता है उसका फेलियर का रीजन। अब हम देखो, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? एंटोनी लेवोजियर्स। एंटोनी लेवोजियर्स ने क्या बताया कि उसने क्लासिफिकेशन के बारे में क्या बताया कि क्या कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं। दूसरा कभी पूछ ले फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर्स को ही, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड कौन सा है? डोबर्नियर ट्रेड्स। ये कब दिया गया? 1829 में। उसने क्या क्या? ट्रेड्स मतलब 3 का ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। उसने बताया कि एंड पॉइंट वाले, मतलब जो किनारे पे हैं, उन एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज, जो मिड पॉइंट वाला जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के अप्रोक्स इक्वल पाएगा। क्या पाएगा? अप्रोक्स इक्वल पाएगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन बनाते हैं, तो डेफिनेशन क्या है? द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एंड पॉइंट एलिमेंट इज अप्रोक्स इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिड पॉइंट एलिमेंट। तो फर्स्ट जो ट्रेड बनाया उसने कौन सा बनाया? लिथियम, सोडियम, पोटासियम का, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। और पोटासियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 39, ठीक है। तो इन दोनों का हमने क्या निकाला? कहाँ निकाला था? ये रहा। ऐसे हमने क्या किया? फर्स्ट ट्रेड पढ़ लिया, ये सेकंड ट्रेड भी हमने किया और थर्ड ट्रेड भी हमने किया। तो इसी के साथ क्या हुआ? सेकंड, अब जैसे टाइम निकलता गया, दुनिया के मतलब लोगों के दिमाग में और आता गया, तो अब क्या है? थर्ड क्लासिफिकेशन। इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन करेंगे। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है? थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा न्यूलैंड लॉ, या फिर इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। दोनों क्या है? एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ये लॉ, ये कब दिया गया? ये दिया गया 1864 में, 1864 में। अब जो ये न्यूलैंड था, ये क्या था? एक केमिस्ट था, और केमिस्ट के साथ साथ क्या था? एक म्यूजिशियन भी था। क्या था? एक म्यूजिशियन भी था, ठीक है। तो इसने क्या हुआ? इसने एलिमेंट अरेंज करने शुरू किए, किस हिसाब से? म्यूजिक के हिसाब से ही। जैसे देखो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो उसने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? 8th एलिमेंट के साथ क्या होगी? मैच होगी, ठीक है। क्या होगी? 8th एलिमेंट के साथ मिलती पाई। जैसे देखो शुरू में क्या था? फर्स्ट क्या है? सा है, और फिर 8वें नंबर पे क्या आ गया? फिर से सा आ गया, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी कौन से एलिमेंट के साथ मिलती पाएगी? 8वें एलिमेंट के साथ। तो उसने क्या बताया? देखो the properties of the element were repeated at every 8th element, क्या होगी? जब प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट को मैच मिलती पाए, मतलब रिपीट होती पाए, कौन से? 8वें एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो देखो, तो उसने क्या हुआ? एलिमेंट इनके हिसाब से अरेंज करने शुरू किए। तो देखो साथ साथ क्या देखो? उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास भी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे उसने अरेंज करना शुरू किया। जैसे देखो उस टाइम हाइड्रोजन थी नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद क्या आया? सोडियम, ठीक है। क्योंकि क्या हुई? उस टाइम पे नियोन क्या थी? डिस्कवर नहीं हुई थी, ठीक है। नियोन डिस्कवर नहीं हुई थी,
ठीक है। तो उसने बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट के साथ मिलेगी। मतलब लिथियम की प्रॉपर्टी किसके साथ मिलती पाएंगे? सोडियम के साथ। ठीक है। अब देखो कुछ टाइम इलाज चला, लेकिन जैसे जैसे और आते गए वैसे वैसे क्या हुआ, जैसे जैसे अब देखो इसकी क्या है, फेलियर। फेलियर क्या था इसका? फेलियर क्या था? डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। जैसे नोबल गैस की डिस्कवरी हुई वैसे क्या हुई, ये इसका ला था वो क्या हो गया? न्यूलैंड ला क्या हो गया? फेल हो गया। क्या हो गया? न्यूलैंड ला फेल हो गया। क्योंकि देखो अब फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा था? लिथियम आ रहा था, और 8 नंबर पे कौन सी आ गई? नियोन आ गई। कौन सी आ गई? नियोन। अब लिथियम के और नियोन की क्या प्रॉपर्टी मैच होती है? नहीं होती। तो इस वजह से क्या हो गई? ला फेलियर हो गया। तो देखो हमने थर्ड क्या पढ़ा? न्यूलैंड ला। इसको और क्या बोलते हैं? न्यूलैंड ऑक्टेव ला। कब दिया गया? 1864 में। किसने दिया था? न्यूलैंड। नहीं, न्यूलैंड क्या था? केमिस्ट भी था, साथ साथ क्या था? म्यूजिशियन भी था। तो उसने उसी के बेस पे क्या हुआ, इनको अरेंज करना शुरू किया म्यूजिक के हिसाब से। उसने देखो क्या लिखा? सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी के साथ मैच होती पाएगी 8th एलिमेंट के साथ। तो क्या बताया उसने? द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट वर रिपीटेड एट एवरी 8 एलिमेंट। मतलब 8 एलिमेंट के बाद क्या होगी? प्रॉपर्टी क्या होगी? रिपीट होती पाएगी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट किसके साथ पाएगी? 8वें एलिमेंट के साथ रिपीट होती पाएगी। तो देखो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। ठीक है। तो उसने बताया कि जो लिथियम की प्रॉपर्टी होती पाएगी वो किसके साथ मैच होती पाएगी? सोडियम के साथ। लेकिन देखो उसके फेलियर का रीजन क्या था? उसके फेलियर का रीजन यही था, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। जैसे नोबल गैस की डिस्कवरी हुई वैसे न्यूलैंड ला क्या हो गया? फेल हो गया। क्योंकि अब 8वें नंबर पर क्या आने लगी? नियोन। और नियोन की प्रॉपर्टी लिथियम के साथ मैच होती है? कभी भी नहीं होती। क्योंकि क्या है? नियोन क्या है? एक नोबल गैस है। तो इसलिए ला क्या हो गया? फेल हो गया। कभी कभी इसको क्या बोल देते हैं? इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव भी वो पूछ लेते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो भी क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछ ले तो भी क्या बताओगे? न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। और यदि क्या पूछ ले? न्यूलैंड लॉ पूछ ले तो भी यही है। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ पूछ ले तो भी यही है। और लॉ ऑफ ऑक्टेव पूछ ले तो भी क्या है? यही है। ठीक है। अब फर्स्ट कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ा था? लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन। सेकंड कौन सा पढ़ा? डोबर्नियर ट्रेड्स। थर्ड कौन सा पढ़ा? न्यूलैंड लॉ। और इनके हमने फेलियर के भी रीजन पढ़ लिए। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ का फेलियर क्या था? एक हमने नोबल गैस बताया था। और यदि दूसरे वाला फेलियर का पूछ ले तो क्या है फेलियर? ये ओनली किसके लिए वर्क करता था? ये वर्क करता था ओनली लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट के लिए। ठीक है। किसके लिए वर्क करता था? ओनली लाइटर एलिमेंट के लिए। ठीक है। जो हैवियर एलिमेंट थे उनमें ये वर्क नहीं करता था। किन में वर्क नहीं करता था? हैवियर एलिमेंट के अंदर। मतलब ये हैवियर एलिमेंट की क्लासिफिकेशन में वर्क नहीं करता था। ठीक है। तो क्या होता है? हमने ये किसके लिए वर्क करता था? वर्क फॉर लाइटर एलिमेंट। ठीक है। और इसमें पूछे तो डिड नॉट वर्क फॉर लाइटर एलिमेंट। ठीक है। अब देखो ये हमने 3 पढ़ लिया। फोर्थ आता है। फोर्थ आता है जो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो क्वेश्चन पूछता है वो लोग इसी से पूछता है। तो फोर्थ है वो क्या है? मैंडलीफ। मैंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ। ठीक है। कोई बुक इसको मैंडलीफ लिख देती है, कोई बुक इसको क्या लिख देती है? मैंडलीव। मैंडलीव पीरियोडिक लॉ। दोनों क्या है एक ही बात। ठीक है। अब देखो जो मैंडलीव था, ये क्या था? एक रशियन केमिस्ट था। ठीक है। क्या था? एक रशियन केमिस्ट। रशियन केमिस्ट था। रशियन केमिस्ट थे। ठीक है। और इनके टाइम पे जो एलिमेंट नोन थे वो कितने थे? 63 एलिमेंट। कितने एलिमेंट नोन थे? 63 एलिमेंट नोन थे। ठीक है। उन्होंने इन एलिमेंट को क्या किया? अरेंज करना शुरू किया। क्या किया? अरेंज करना शुरू किया। अरेंज करना शुरू किया। और किसके बेस पे शुरू किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक
मास के बेस पे उनको अरेंज करना शुरू किया। और किसकी फॉर्म में किया, उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना शुरू किया। टेबुलर फॉर्म में क्या किया, अरेंज करना शुरू किया। टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया, जो वर्टिकल एक चार्ट बनाया, क्या बनाया, एक चार्ट। उसमें क्या थे, कुछ तो क्या थी, वर्टिकल कॉलम, ठीक है, और कुछ क्या थी, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। और इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया पीरियोडिक टेबल। इसी को क्या बोला गया, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 63 एलिमेंट नॉन थे, उन्होंने क्या किया, 63 बॉक्स बना लिए, ठीक है। उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया, किसके बेस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में, ठीक है। तो उन्होंने देखो रखना शुरू किया, हम बॉक्स बना लेते हैं कुछ, ठीक है। और उन्होंने रखना शुरू किया, जैसे स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट है 1, फिर 2, इन एटॉमिक मास के ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उनकी क्या देखी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी देखी। क्या देखी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। साथ साथ उसने क्या किया, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी देखनी स्टार्ट की, ठीक है। तो उसने देखा कि कोई एलिमेंट आ तो रहा है कौन से, 3rd नंबर पे, ठीक है। कौन से नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे। लेकिन उसकी फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, वो मैच हो रही है किसके साथ, 4th नंबर के साथ, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस एलिमेंट को 3rd नंबर पे ना रख के कहां पे रख दिया, उसको 4th नंबर पे रख दिया, ठीक है। कहां पे रख दिया, 4th नंबर पे। और जो ये बचा, इसको क्या छोड़ दिया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया, इसको एम्प्टी छोड़ दिया। और उसने कहा कि भविष्य फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक मास इन दोनों के बीच में पाएगा, मतलब 2 और 3 के बीच में पाएगा, ठीक है। और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी इसके साथ क्या होती पाएगी, मैच होती पाएगी, ठीक है। तो ये तो होगी उसकी, उसने कैसे इनको क्लासिफाई किया। अब जो उसने जो टेबुलर फॉर्म, जो चार्ट बनाया था, जिसके अंदर हम कह रहे थे, जो चार्ट बनाया उसके अंदर हम कह रहे थे कि वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो, वर्टिकल हम बोल लेंगे जो ऐसे इनको, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल बोल लेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, जो वर्टिकल कॉलम थे इनको तो बोला उसने पीरियड, ठीक है। सॉरी गलत। वर्टिकल को क्या बोला, ग्रुप, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रो थी उनको क्या बोला, पीरियड, ठीक है। तो अभी यदि पूछ ले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूछ ले। साथ साथ इसमें एक चीज और बता देना कि जो ये पीरियड थे, ये तो उसने किस, मतलब पीरियड थे उनके नाम किस पे रखे, अरेबिक न्यूमेरियल, मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। और दूसरी हम कौन से पढ़ रहे थे, हम वर्टिकल कॉलम ग्रुप, इनके नाम रखे उसने, रोमन पे, रोमन न्यूमेरियल्स, जैसे 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है। अब यदि पूछ ले कि उसके अंदर कितने तो ग्रुप थे, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी इसके अंदर कितने ग्रुप थे और कितने क्या थे, पीरियड थे, ठीक है। कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे, ठीक है। तो ग्रुप थे कितने थे इसके अंदर, 8, और पीरियड कितने थे
ठीक है। तो देखो यदि वो पूछ ले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल तो क्या कहोगे कि उसने वर्टिकल कॉलम थे उनको क्या बोला, ग्रुप बोला, हॉरिजॉन्टल रो थी उनको क्या बोला, पीरियड बोला। ठीक है। जो ग्रुप थी उनकी जो नंबरिंग की वो किस हिसाब से कि रोमन नुमेरियल मतलब वन ऐसे। ठीक है। और यदि पीरियड की किस पे की, अरेबिक नुमेरियल 1 2 3 4। ठीक है। और उसने क्या बताया इसके बाद, ग्रुप कितने थे उसकी पीरियड, उसकी टेबल, उसकी जो पीरियडिक टेबल थी उसके अंदर 8 और पीरियड कितने थे उसके अंदर 7। ठीक है। अब हम करते हैं आगे लास्ट, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक में जो लास्ट होता है वो हमने बताया था कि यहाँ क्या इसने कुछ एम्प्टी स्पेस छोड़ा, मतलब कोई ना कोई गैप। अब उसने देखो ये कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ही लिखना है गैप। गैप का मतलब उसने बोला कि जैसे जो हमने बताया कि थर्ड एलिमेंट वहां पे गैप था, वहां ना आके कहाँ पे आया, 4th नंबर पे। तो उसने जो इसका नाम दिया, उसने इसका नाम दिया इक्का। ठीक है। और जैसे 2 गैप है तो उसको बोला ड्वी, और जो 3 गैप है तो उसको बोला ट्राई। ठीक है। ये उसने क्या बोला, इनके बीच में जितने गैप है, जैसे उन्होंने रखा इक्का बोरोन। ठीक है। कि बोरोन से पहले गैप छोड़ा है, ऐसे उन्होंने क्या रखा, ड्वी मैग्नीज। ठीक है। ऐसे ही। ठीक है। ऐसे इक्का बोरोन, ड्वी मैग्नीज। ठीक है। तो ये क्या हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशन। क्या पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या थी उसकी लिमिटेशन देखें, मतलब उसमें कमी क्या थी। लिमिटेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लोग पूछता है कि लिमिटेशन ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल या फिर ड्रॉबैक ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो देखो हम करनी फर्स्ट क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में जो उसने जो हाइड्रोजन की पोजीशन रखी थी वो रखी थी उसने ग्रुप फर्स्ट के अंदर। लेकिन जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो किसके साथ मिल रही थी, ग्रुप 7th के साथ भी, ग्रुप 7th के साथ भी मिल रही थी। ठीक है। तो उसे पूछा गया कि जो ये ग्रुप हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट के साथ भी मैच हो रही है और ग्रुप 7th के साथ भी प्रॉपर्टी मैच हो रही है, लेकिन जो उसने रखी है ओनली ग्रुप फर्स्ट के अंदर क्यों रखी है, ग्रुप फर्स्ट के अंदर क्यों रखी। तो क्या हुआ, वो उसकी जो पोजीशन थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। सेकंड आई पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप। ठीक है। आइसोटोप क्या होते हैं हमारे, जिनके एटॉमिक मास तो क्या हो, डिफरेंट हो, और एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। जैसे H11, H12, H13। ठीक है। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। ठीक है। तब उससे पूछा गया कि यदि उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, वो थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। याद कर लेना, 1 नंबर सबसे ज्यादा बार पूछता है कि जो मैंडली की पीरियोडिक टेबल थी वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यदि वो पूछ ले मैंडली पीरियोडिक लॉ क्या था तो भी ये बताओगे कि जो मैंडली की पीरियोडिक टेबल थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसको क्या बोलते हैं, मैंडली पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। तब उसे पूछा गया कि जो ये एटॉमिक मास है, जो पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी किसके ऊपर थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसमें हम क्या देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो क्या है हमारे पास, सेम है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो मैंडली के हिसाब से हाइड्रोजन की पोजीशन कितनी बार होनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, 3 टाइम, मतलब 3 बार होनी चाहिए थी, लेकिन उसने कितनी बार रखा, ओनली 1 बार। ठीक है। ऐसे और भी होते हैं, जैसे आयरन का भी होता है। तो ऐसे ही वो आइसोटोप की जो पोजीशन थी उनको क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये थी उसकी सेकंड ड्रॉबैक।
अब हम पढ़ रहे थर्ड ड्रॉबैक। थर्ड ड्रॉबैक क्या है उसकी? अनोमलस पेयर। थर्ड ड्रॉबैक पढ़ेंगे हम अनोमलस पेयर। अनोमलस पेयर, इसके अंदर हम लेंगे कोबाल्ट और निकल का एग्जांपल। कोबाल्ट और निकल का एग्जांपल। थर्ड क्या है? अनोमलस पेयर। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कोबाल्ट का और निकल का। तो देखो हम बार बार एक चीज पढ़ रहे हैं कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो देखो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.93 है और जो निकल का है वो कितना है? 58.71। यदि हम देखें मेंडलीव के हिसाब से तो मेंडलीव ने क्या कहा था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब पहले कौन सा आना चाहिए? पहले निकल आना चाहिए, क्योंकि निकल का एटॉमिक मास क्या है? कम है। क्या है कोबाल्ट और निकल का? कोबाल्ट का कितना था? 58.93 और इसका क्या है? 58.7। तो आना कौन चाहिए? पहले निकल, क्योंकि निकल का एटॉमिक मास क्या है? कम है। कितना है? 58.7। उसके बाद क्या आना चाहिए? कोबाल्ट। लेकिन जो मेंडलीव था उसने पहले किसको रखा अपनी टेबल के अंदर? कोबाल्ट को। फिर किसको रखा? निकल को। तो वो क्या हुआ? इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये क्या थी उसकी? थर्ड ड्रॉबैक, ठीक है, अनोमलस पेयर। हमने 3 ड्रॉबैक पढ़ी। कौन कौन सी? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड कौन सी पढ़ी? पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ठीक है। और थर्ड कौन सी पढ़ी? अनोमलस पेयर, ठीक है। ये तीनों क्या थी? उसकी ड्रॉबैक थी। फोर्थ में आप एक और लिख सकते हो, गैप भी लिख सकते हो कि उसने बीच बीच में गैप रखे थे, ठीक है। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और बताएंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे उसकी जो ये लिमिटेशन थी इनको कंप्लीट करती है, इनको पूरी करती है, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए।